अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश लिटरेरी थ्योरी के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड थ्योरीज़ में से एक थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं और वो थ्योरी है फेमिनिज़म। अक्सर स्टूडेंट्स फेमिनिज़म को सिर्फ वुमेन राइट्स या फिर जेंडर इक्वालिटी तक लिमिटेड समझते हैं, लेकिन लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर जो है फेमिनिज़म इससे कहीं ज़्यादा ब्रॉड है, एकेडमिक है और क्रिटिकल थ्योरी है। अगर आप BS इंग्लिश, MA इंग्लिश या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। फेमिनिज़म से रिलेटेड क्वेश्चंस थ्योरी पेपर्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम फेमिनिज़म को बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप उसके सभी मेजर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए प्रीमियम लेक्चर होने वाला है। इसको देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर डिटेल्ड लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ फेमिनिज़म। स्टूडेंट्स, फेमिनिज़म की डेफिनेशन देखने से पहले हम फेमिनिज़म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि फेमिनिज़म क्या है। फेमिनिज़म एक फ़िलोसफी है, एक टर्म है जिसमें वुमेन राइट्स के बारे में बात होती है, चाहे वो राइट्स पॉलिटिकल हों, एजुकेशनल राइट्स हों या फिर रिलीजियस हों या फिर मॉरल इकोनॉमिकल राइट्स हों। बाय ऑल मीन्स वुमेन राइट्स की बात की जाती है। जैसे कि हम वर्ड फेमिन से देखें तो लविंग, केयरिंग, सॉफ्ट, यानी कि तमाम जो गुड वर्ड्स हैं वो तमाम वर्ड्स जो हैं वो फेमिनिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर मेल डोमिनेंस है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हर मर्द को स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर साइकोलॉजिकल हो, यानी कि हर तरह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रह रहे हैं और औरत को वीकर समझा जाता है, औरत को वीकर या फिर कमज़ोर समझा जाता है और ये रॉन्ग बिलीफ है। इसी बिलीफ को ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई। यहाँ पर फेमिनिज़म की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जितने भी फेमिनिस्ट थे डिफरेंट फील्ड के, उन्होंने फेमिनिज़म को डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर ओन सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल पर्सपेक्टिव से वुमेन फेमिनिज़म को डिफ़ाइन किया है। फिर भी यहाँ पे दो वैलिड डेफिनेशंस मौजूद हैं। द बिलीव दैट वुमेन शुड बी अलाउड द सेम राइट्स, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन एंड बी ट्रीटेड इन द सेम वे आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इंटेंडेड टू अचीव दिस स्टेट। यानी कि ये बिलीव होना चाहिए कि औरतों को और मर्दों के राइट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, पावर में हो, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और जिस तरह से मर्दों को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से ही औरतों को भी ट्रीट किया जाना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन है इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन। अगर हम शॉर्टली फेमिनिज़म को समझें तो इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि मर्दों के लिए और औरतों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। वो राइट्स जो भी हों, जिस तरह के भी राइट्स हों, पॉलिटिकल हों, एजुकेशनल हों, कल्चरल हों, इकोनॉमिकल हों, मॉरल हों, जो भी राइट्स हों वो मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल होने चाहिए। तो ये थी डेफिनेशन। आप इन दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं, आप दोनों डेफिनेशंस कर सकते हैं और आई होप आपको समझ आई होगी। अभी हम बात करते हैं फेमिनिज़म के ओरिजिन के बारे में। वर्ड फेमिनिज़म कम्स फ्रॉम द वर्ड फेम। ठीक है, ये इस वर्ड से निकला है फेम, जिसका मतलब है वुमेन। एक्चुअली इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फेमिनिज़म। फेमिनिज़म जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। इस टर्म को कल्चरल इकोनॉमिक्स लेवल पर औरतों और मर्दों की जो राइट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए बयान किया जाता है। ठीक है, और अभी तक इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑब्सक्योर हैं। अगर हम फेमिनिज़म की हिस्ट्री की बात करें तो ये जो थ्योरी है फेमिनिज़म, ये अगर हम हिस्टोरिकली इसको देखें तो ये सबसे पहले जो है फ्रांस में जो है वो इसकी अकरेंस हुई थी। फ्रांस में सबसे पहले औरतों ने अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट की। तब जो साइमन डी बेवियर हैं उन्होंने कहा था कि फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कोई औरत जिसने अपना कलम उठाया और अपने राइट्स के लिए बोली हो। इसके बाद स्टूडेंट्स 15 और 17 सेंचुरी में बहुत सारे राइटर्स ने इसके बारे में बात की। 1950s और 1960s में जब फेमिनिज़म का राइज था तो कुछ क्रिटिक्स, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे, वो कहते थे कि बहुत सालों मर्दों ने कम्युनिटीज़ को कंट्रोल किया है, मर्द ने ही लिखा, मर्द ने ही उसको जज किया, मर्द ने ही लिटरेरी हिस्ट्री को लिखा, मर्द मेल वर्क्स जो थे उनको इंपॉर्टेंस दी गई और उन्हीं के वर्क को जो है वो एनालाइज किया गया, क्योंकि उन्होंने औरतों को टोटली जो है वो इस चीज़ से लिटरेरी कॉन्सेप्ट से निकाल दिया था, यानी कि पूरी तरह से मेल डोमिनेंट थे। जितनी भी फीमेल राइटर्स थी सबको इग्नोर किया और सब ने और अपने जो फीमेल कैरेक्टर्स थे उनको भी मिसकंस्ट्रक्ट किया। लेकिन 1960
में फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ने सक्सेसफुली इन तमाम हालात को जो है वो चैलेंज किया, ठीक है। 1910 में यूएसए में फेमिनिज्म अकर हुई। सिमिलरली थिंकिंग हैज़ राइजन इन द यूएसए में भी 1948 में फेमिनिज्म जो है फेमिनिज्म का राइज हुआ। इंग्लैंड में 1878 के अंदर, और रशिया में 1848 के अंदर, और चाइना में 1911 में फेमिनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना ज़रूरी है जो कि एलियन श्वाल्टर ने दिया था, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था उनका फेमिनिन क्रिटिक का, और सेकंड कॉन्सेप्ट था गाइनोसेंट्रिसिज्म का। दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत अहम है फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर हैं। फेमिनिन क्रिटिक को पहले समझ लेते हैं। फेमिनिन क्रिटिक क्या है? फेमिनिन क्रिटिक में एलियन श्वाल्टर जो हैं इन्होंने औरत को, वुमेन को एक रीडर कहा है, ठीक है। फेमिनिन क्रिटिक, जैसा कि इस वर्ड को समझना पहले ज़रूरी है कि क्रिटिक का क्या मतलब है। तो अगर हम देखें वर्ड क्रिटिक, CRITIC क्रिटिक, इट्स मीन कि जो क्रिटिसाइज करता है, जो क्रिटिक है, ठीक है, जो किसी वर्क के ऊपर क्रिटिसाइज करने वाला जो है उसको हम क्रिटिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है क्रिटिक का। क्रिटिक क्या है? इसकी अगर आप स्पेलिंग देखें तो वो वर्ड जो किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी क्रिटिक ने, ठीक है, और वो वर्क फिर पब्लिश हुआ, और उस वर्क को हम कहेंगे क्रिटिक, ठीक है। दिस इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर टू सी हाउ इट पोर्ट्रेज वुमेन एंड शेप अवर एटीट्यूड टुवर्ड देम। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लिटरेचर को एनालाइज किया जाता है कि लिटरेचर में वुमेन को कैसे पेश किया जाता है और हमारे वुमेन के बारे में क्या नज़रियात हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट क्रिटिक में वुमेन को रीडर कहा है। इसमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह वुमेन कैरेक्टर को बताया जाता है, किस तरह से जेंडर रोल को क्रिएट किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग स्टीरियोटाइप्स को रिवील करने की कोशिश की गई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है गाइनोसेंट्रिसिज्म का, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि वर्ड गाइनी से अगर हम समझें तो इट्स मीन वुमेन रिलेटेड, ठीक है। ये एक लिटरेरी प्रोजेक्ट है एलियन श्वाल्टर का। इस प्रोजेक्ट में एलियन श्वाल्टर जो है उन्होंने वुमेन को राइटर कहा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वुमेन को राइटर कहा है। एलियन श्वाल्टर कहते हैं कि वुमेन को सेंटर होना चाहिए, ठीक है। इसमें यह फोकस किया गया है कि बजाय इनको इग्नोर करने के, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वुमेन के जो एक्सपीरियंस हैं, जो उनके नज़रियात हैं और जो उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये था कि औरत को खुद मुख्तार होना चाहिए, मेल डोमिनेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाए और अपनी अलग से एक पहचान बनाई जाए। जो भी वर्क लिटरेचर में फीमेल राइटर्स ने लिखा है उसको एनालाइज करने के लिए उसी फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी मर्दों से औरतों को एक अलग करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा वो चाहती थी कि फीमेल लिटरेरी कैनन भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जेंडर इश्यूज़ थे, ठीक है। जेंडर इश्यूज़ का बहुत अहम किरदार है, राइटिंग हो या भी कोई भी फील्ड हो, जेंडर इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। मूवमेंट का पर्पस था कि इक्वेलिटी लेके आए, जस्टिस लेके आए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी डोमेन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, क्लास हो, कोई भी क्लास हो, इकोनॉमी हो, कास्ट हो, रेस हो, या फिर कल्चर हो, रिलीजन हो, हर डोमेन में वुमेन को जस्टिस और इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उनमें कोई भी अब्यूज़ ऑफ पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर को ख़त्म करना इस मूवमेंट का पर्पस था, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई औरतों की डिग्निटी के लिए, इक्वेलिटी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई इस मूवमेंट के थ्रू। उसके अलावा हम देख सकते हैं सेक्सिज्म के ख़िलाफ़ ये एक जदोजहद थी, एक स्ट्रगल थी, जहाँ पर मेल सुपरमेसी थी और फीमेल ऑपरेशन था, यानी कि हर तरह से औरत को ऑप्रेस किया जा रहा था, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फिर घर हो, या हर जगह पे औरत को जो है वो उसके रंग की वजह से उसको कमतर समझा जाता था, उसको लो समझा जाता था, और मेल को डोमिनेट समझा जाता था। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसी इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई। आई होप आपको समझ आ रही होगी। उसके अलावा देख सकते हैं वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सीन लेकिंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। हर तरह से औरतों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, उनको नॉलेज नहीं था, उनको स्किल्स नहीं थी, और हर तरह के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे उनकी से भी उनको महरूम रखा जाता था। इन एवरी नेशन वुमेन आर विक्टिम ऑफ ऑपरेशन, सप्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर हाईली मार्जिनलाइज्ड। यानी कि उनको हर तरह से जो है वो कमतर समझा जाता था, उनको इवन बेसिक राइट्स नहीं थे, ठीक है। हर कौम में हम देख सकते हैं
हैं, औरतें जो थी वो ऑपरेशन का शिकार थी, ठीक है, उनको सप्रेस किया जा रहा था। प्लेटो के टाइम पीरियड में जो कि ग्रीक फिलोसफर थे वो कहते थे कि औरतें जो हैं वुमेन पोजेसेस नेचुरल कैपेसिटीज, यानी कि औरतों को भी मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए। कि एंशिएंट टाइम पीरियड में भी अगर हम देखें तो उस टाइम से ये कोशिश की जा रही है कि औरतों के लिए या जो जेंडर इक्वालिटी है उसको कायम किया जाए, यानी कि सोसाइटी में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है मर्द औरत की, इसको ख़त्म किया जाए। तो स्टूडेंट फेमिनिज्म को फेमिनिस्ट और स्कॉलर्स ने 3 वेव्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वेव की पहले बात करते हैं। ये स्टार्ट हुई थी यूएसए और यूके के अंदर और मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। और इस वेव के अंदर जितने भी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आते हैं उनका ये पर्पस था कि औरत को लीगल राइट्स दिलाए जाएं, ठीक है। शुरू में इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हुई, शुरू में इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर फोकस किया गया, हस्बैंड्स ओनरशिप के ऊपर फोकस किया गया, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पर यह फोकस शिफ्ट होकर सफरेज पे आ गया। ब्रिटेन में औरतों को वोट की आज़ादी के लिए कैंपेन्स चलाई गई। 1918 में अगर हम देखें तो 30 साल तक की जो खवातीन थी उनको वोट की आज़ादी दी गई। और फिर क्या हुआ, बाद में 1920s के अंदर ये एक्सटेंड होकर 21 तक आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे उनकी जितनी भी कोशिशें थी वो उनको जो है वो पूरी होती नज़र आने लगी, ठीक है। 1954 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टेब्लिश हुआ जो कि फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था, ठीक है। और इस स्कूल को एस्टेब्लिश किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है, जो अपने इसी काम की वजह से जानी जाती हैं। 4 नवंबर 1854 में वो टर्की आई और उनके साथ एक ग्रुप था नर्सिस का जो कि बेस था 38 नर्सिस पर, और ये फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था, ठीक है। और इस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चलने लग गई, हर तरफ जो है वो औरतों के हकूक़ के बारे में बात होने लग गई, ठीक है। औरतों को जो है वो आज़ादी दिलाने की तरफ बात होने लग गई, ठीक है। जेंडर जो था, जेंडर इश्यूज जो थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। फर्स्ट वेव केम टू क्लोज इन अराउंड 1920s व्हेन सम वाइट वुमेन of a certain age and economic background had been granted the right to vote in the USA and UK। यानी कि 1920s के अंदर फर्स्ट वेव जो थी ये क्लोज होने लग गई, जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा औरतों को जो है वो वोट की आज़ादी मिली। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 तक जो है 21 तक की एज तक जो है वोट की आज़ादी दी गई, ठीक है। ये था फर्स्ट वेव के अंदर जो कुछ हुआ। जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट वेव के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जो 19th और 20th सेंचुरी में यूके और यूएसए में हुई। नेक्स्ट हम सेकेंड वेव की बात करते हैं। सेकेंड वेव फेमिनिज्म रेफर्स इट टू द पीरियड ऑफ एक्टिविटी इन द अर्ली 1960s एंड लास्टिंग थ्रू द 1980s। सेकेंड वेव जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मर्ज हुई थी, और इसको लिबरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसमें औरत के लीगल और सोशल इक्वालिटी पर फोकस किया गया। और सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो डिस्क्रिमिनेशन पर था, यानी कि जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको जो है वो पॉइंट आउट किया गया। द फेज वुमेन लिबरेशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इन 1964 एंड फर्स्ट अपीयर इन प्रिंट इन 1966। यानी कि 1964 में जो है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर फर्स्ट जो वुमेन लिबरेशन थी वो यूज़ हो गई, लेकिन ये अपीयर हुई थी प्रिंट में 1966 के अंदर। सेकेंड वेव वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर फेज ऑफ फेमिनिज्म इन्वॉल्विंग द सफरगेट्स इन द यूएसए एंड यूके। साइमन डी बोवियर रॉट अ बुक इन 1949 द सेकेंड सेक्स। और सबसे अहम पॉइंट जो सेकेंड वेव में था ये फर्स्ट वेव की कंटिन्यूएशन थी। इनफैक्ट फर्स्ट वेव को नाम ही सेकेंड वेव के बाद दिया गया। इसमें औरतों के कल्चरल, पॉलिटिकल और इनइक्वालिटीज़ को टारगेट किया गया और इस बात पे फोकस किया गया कि औरतों को भी वो तमाम राइट्स मिलें, चाहे वो राइट्स पॉलिटिकल हों, सोशल हों, कल्चरल हों, इकोनॉमिकल हों या फिर रिलीजियस हों, ठीक है। 20th सेंचुरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं साइमन डी बोवियर, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द सेकेंड सेक्स। 1949 के अंदर उन्होंने इस बुक को लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी औरत जो है वो पैदा ही औरत नहीं होती, बल्कि उसका माशरा उसको औरत बना देता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि औरतों को हमेशा से अब नॉर्मल समझा गया और उनको ऑप्रेस किया गया। The first wave of feminism focused on the right of suffrage, whereas the second wave was largely concerned with the issues of equality such as ending discrimination। First wave में औरतों के हकूक़ की बात की गई, औरतों की जो है वो इक्वल राइट्स के ऊपर बात की गई, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात की, यानी कि जायदाद में औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उसके अलावा औरतों के वोट की आज़ादी दी गई, वोट की आज़ादी के लिए बात की गई। लेकिन सेकेंड वेव में एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, यानी कि मर्द औरत का जो डिफरेंस है, जो जेंडर डिफरेंस है, इसको ख़त्म करने की बात की गई और टोटली जो है औरतों को
हर तरह से जो है वो कल्चरल पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। सेकेंड वेव का जो मेन पर्पस था वो एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं थर्ड वेव के बारे में, जो कि स्टार्ट हुई थी 1990s के अंदर। ठीक है, इस वेव को इसलिए पोस्ट फेमिनिज्म भी कहा जाता है और इस वेव में भी उन्हीं बिलीव्स के लिए लड़ा गया जिनके लिए प्रीवियस वेव्स में बात हुई, लेकिन इसका फोकस जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसने पॉलिटिकल या फिर लॉ पर फोकस कम किया, जबकि इसका जो मेन मकसद था वो इंडिविजुअल पर था। यानी कि फर्स्ट और सेकंड वेव में जिन औरतों का जिक्र किया गया उनमें से मोस्टली जो वेस्टर्न मिडिल क्लास या वाइट क्लास वुमेन थी, जबकि थर्ड वेव में कलर, रिलीजन और बैकग्राउंड वगैरह से डिफरेंट है। ठीक है, और 1990s में अगर हम देखें तो औरतों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी सोसाइटी में, यूके में, बल्कि पूरी दुनिया में। और थर्ड वेव की वजह से हुआ था, हम देख सकते हैं कि सब औरतों को तालीमी मौके मिल रहे थे। ठीक है, उसके अलावा उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में डिबेट्स हो रही थी और तमाम ऑक्यूपेशंस में भी हमें ख़वातीन नज़र आ रही थी और औरतें लिख रही थी, इवेल्युएट कर रही थी, काम को इंटरप्रेट कर रही थी। लिटरेरी जॉनरास को, जैसा कि ड्रामा, नावल, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी वगैरह को लिखा जा रहा था और उसको इंटरप्रेट किया जा रहा था। पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ फेमिनिज्म को देख लेते हैं, जो कि है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म ओरिजिनेट हुई थी एक लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी से, जो कि इंस्पायर्ड थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यानी कि उस टाइम पीरियड में इक्वालिटी थी और हर तरफ जो है वो ऑटोनॉमी, यूनिवर्सल राइट्स और इक्वल सिटीजनशिप थी और डेमोक्रेसी थी, यानी कि औरत को जो है वो इक्वली राइट्स दिए जा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा लिबरल फेमिनिज्म जो है वो प्रमोट करती है फ्रीडम को, इंडिविजुअलिज्म को और इक्वालिटी को। लिबरल फेमिनिज्म का पर्पस हरगिज ये नहीं था कि सोशल स्ट्रक्चर को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि सिर्फ ऑल जेंडर्स के लोगों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स और इक्वल राइट्स दिलाना था। दे फोकस ऑन वुमेन्स राइट फॉर वोट एंड देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। लिबरल फेमिनिज्म का पर्पस था कि औरतों के राइट्स और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड किया जाए। लेजिस्लेशन के थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लिबरल फेमिनिज्म, सोसाइटी हैज़ अ फॉल्स बिलीव दैट वुमेन आर बाय नेचर लेस इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली कैपेबल देन मैन। उनका लिबरलिज्म फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी में ये फॉल्स बिलीव था कि औरतों को कम अकल समझा जाता था और मर्दों को ज़्यादा जो है वो ज़हीन समझा जाता था। दे बिलीव दैट ऑल ह्यूमन आर इक्वली रेशनल टू परफॉर्म एनी जॉब। ये बिलीव रखते थे कि औरतें और मर्द जो हैं वो कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए इक्वली रेशनल हैं, जबकि वहाँ पे जो मर्द थे उनको जज किया जाता था उनके मेरिट्स के थ्रू, जबकि वुमेन को उनकी सेक्स की वजह से उनकी एबिलिटीज़ को डीम्ड किया जाता था। दे स्ट्रेस दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन। कहा जाता था कि औरतों को मर्दों के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, जबकि मर्दों और औरतों के लिए सेम राइट्स होने चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली वी कैन नॉट एलिमिनेट जेंडर ऑपरेशन अनलेस वी चेंज द सोसाइटी फ्रॉम द बॉटम अप। कहा जाता है कि हम इस चीज़ को, जेंडर ऑपरेशन को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हम सोसाइटी को ठीक नहीं करेंगे। सोसाइटी के अंदर जब तक ये चीज़ नहीं आएगी कि औरतों को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, तब से जो है जेंडर ऑपरेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है लिबरल फेमिनिज्म फर्स्ट एमर्ज बिटवीन द 17th एंड 18th सेंचुरीज, यानी कि 17th और 18th सेंचुरी के दरमियान में ये एमर्ज हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ताकि औरतों को लिबरल आइडियाज़ के साथ एजुकेट किया जा सके, और बाद में लिबरल फेमिनिज्म जो है ये पूरी दुनिया में फैल गई। द पायनियर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म आर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो कि पैदा हुई थी 1759 के अंदर और 1797 में इनकी डेथ हुई थी। बहुत अहम करदार था। कि उसके बाद आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि 1806 में पैदा हुई थी, 1873 में इनकी डेथ हुई थी। और हैरी टॉयलर मिल आते हैं, जो कि 1807 में पैदा हुई थी और 1858 में इनकी डेथ हुई थी। ये तमाम जो लोग हैं, ये पायनियर कहा जाता है इनको फेमिनिज्म का, ठीक है, हु एक्ट्स फॉर वुमेन राइट्स एंड लिबरेशन, जिन्होंने औरतों के हकूक़ की बात की और वुमेन लिबरेशन पे फोकस किया। व्हेन द इकोनॉमिक एंड सोशल पोजीशंस ऑफ यूरोपियन वुमेन वाज वेरी लो, यानी कि इन्होंने उस टाइम पीरियड में औरतों के लिए आवाज़ उठाई, जबकि औरतों का यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल भी जो सोशल पोजीशन थी वो लो थी, ठीक है, उनको बिल्कुल हकीर समझा जाता था और उनको कोई भी राइट्स नहीं दी गई थी, जबकि उनको स्लेव समझा जाता था। उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने लिबरल फेमिनिज्म को चलाया और औरत के हकूक़ के बारे में, औरत को आज़ादी दिलाने के बारे में बात की। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक बहुत अहम बुक लिखी जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन डेवलप्ड बाय फेमस इंग्लिश ऑथर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट 1792, यानी कि ये बुक जो थी
इसको 18th सेंचुरी के अंदर लिखा गया, ठीक है। इसको लिखा था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, जो कि ग्रेट फेमिनिस्ट क्रिटिक है। इस बुक को फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक भी कहा जाता है। इस बुक में कहा गया कि जो भी सोसाइटी है, जिस भी सोसाइटी में एक मर्द के जो भी राइट्स हैं वही राइट्स एक औरत के होने चाहिए। और सबसे अहम पॉइंट आपको याद रखना है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है, इनको फाउंडिंग मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिज्म भी कहा जाता है। लिबरल फेमिनिस्ट जो थे, उन्होंने डिमांड की कि औरतों के लिए मर्दों की बराबर जो है वो राइट्स होने चाहिए, वोट के राइट्स होने चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड अबॉर्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फॉर एनी रिएक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट। यानी कि लिबरल फेमिनिस्ट जो थे, उन्होंने इक्वल राइट्स की बात की, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, वोटिंग हो, अबॉर्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो, या फिर रिएक्शन हो अगेंस्ट सोशल या सेक्सुअल हरेसमेंट। दे बिलीव दैट नोबडी बेनिफिट फ्रॉम एग्जिस्टेड जेंडर इनइक्वालिटीज। लिबरल फेमिनिस्ट ये बिलीव रखते थे कि इस जेंडर इनइक्वालिटीज़ की, ये जो मौजूदा जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं है। बोथ मैन एंड वुमेन आर हार्म्ड बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ फीमेल एंड मेल्स आर लाइक इज सप्रेस्ड। फेमिनिस्ट जो थे ये बिलीव रखते थे कि एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटीज से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों जो हैं, औरत और मर्द जो हैं, दोनों हार्म्ड है। बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स अलाइक इज सप्रेस्ड, यानी कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सप्रेस्ड है। Consequently, many skilled member of the workforce do not get the opportunity to develop their talent। कहा जाता था कि कोई भी जो है वो इस तरह से सप्रेशन से, ऑपरेशन से, दोनों जो जेंडर हैं वो अपने टैलेंट को नहीं दिखा सकते, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि वो अपने टैलेंट को दिखाएं। ऑन द अदर हैंड, अ डुअल इनकम फैमिली इज मोर सॉल्वेंट देन अ सिंगल अर्निंग फैमिली। दूसरी बात ये उन्होंने की कि अगर एक फैमिली को रन करने के लिए डुअल इनकम होगी तो फैमिली को अच्छे तरीके से रन किया जा सकता है। तो काफ़ी चीज़ें लिबरल फेमिनिस्ट जो थी उन्होंने पेश की, को लाया जाए और इक्वालिटी को लाया जाए। ना कि ये इनका पर्पस था कि मर्दों को टोटली जो है वो ख़त्म किया जाए, स्ट्रक्चर से निकाल दिया जाए, बल्कि वो कहते थे कि ऑल जेंडर्स के जो लोग हैं उनके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, चाहे वो राइट्स एजुकेशनल हो, इकोनॉमिकल राइट्स हों, रिलीजियस राइट्स हों, कोई भी राइट्स हों, वो मर्दों और औरतों के लिए इक्वल होने चाहिए। आई होप आपको लिबरल फेमिनिज्म अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेमिनिज्म है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है लेड बाय लेफ्ट विंग पीपल, इंस्पायर्ड एंड फाउंडेड बाय द टू ग्रेट जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल। कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे 1818 में और 1888 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। फ्रेडरिक एंगल जो कि 1820 में पैदा हुए थे और 1895 में इनकी डेथ हुई थी, एंड इज जनरली रेफर टू एज द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री। मार्क्सिज्म जो है इसको इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है। मार्क्सिज्म के ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो है has created two major social classes. First class थी bourgeois, which is the owner of the mean of social production, and the second was proletariats, which is the employer of wage labor। यानी कि दो क्लासेस थी, ठीक है। एक क्लास थी बोर्जियास जिनको रिच पीपल कहा जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, कैपिटलिस्ट थे, और दूसरी क्लास जो थी वो प्रोलेटारिएट्स थे, यानी कि लेबर क्लास जो थी, जो कि अपनी लेबर को सेल करती थी। और जो बोर्जियास थे वो लेबर क्लास की जो मेहनत थी उससे जो है फ़ायदा लेते थे, जितनी भी अर्निंग होती थी उसमें से कुछ हिस्सा प्रोलेटारिएट्स को देते थे और बाकी का हिस्सा खुद रखते थे। विच इज़ द एम्प्लॉयर ऑफ वेज लेबर हैविंग नो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन, जिनका अपना कोई प्रोडक्शन का जरिया नहीं था, यानी कि सबजुगेट थे इन ऑल अफेयर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक लाइफ। द बोर्जियास मेक प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो भी काम प्रोलेटारिएट्स करते थे, जितना भी काम करते थे, वो जो बोर्जियास थे वो उनसे फ़ायदा लेते थे और ख़ुद प्रॉफिट कमाते थे और उनको कुछ हिस्सा दे देते थे, यानी कि इनकम के तौर पे उनको कुछ हिस्सा देते थे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मेहनत से वो फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। ये थी मार्क्सिज्म। और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है ये डिस्कवर हुई थी 1970s के अंदर, विच फोकस ऑन द डिसमेंटलिंग ऑफ कैपिटलिज्म एंड वे टू लिबर्ट वुमेन दैट एक्सप्लेन द रूट्स ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन फ्राम अ क्लास पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि मार्क्सिज्म के अंदर अगर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो क्लास व्यू पॉइंट से हम वुमेन ऑपरेशन की बात हुई है। एक्चुअली मार्क्स हैज़ नेवर डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ जेंडर। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने जेंडर बेस्ड थ्योरी जो है वो डेवलप नहीं की थी। एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन फेमिनिज्म इज़ एन इनडायरेक्ट प्रोसीजर, यानी कि अगर हम देखें
तो इन्होंने खुद से कोई भी फेमिनिज्म की जो थीरी है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, कोई थीरी ऑफ जेंडर जो है वो डेवलप नहीं की। उनका ये जो एक कंट्रीब्यूशन है फेमिनिज्म के अंदर, ये एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर है। ड्यू टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म जो है उसने इस तरह के टूल प्रोवाइड किए थे, इस तरह की कैटेगरीज को एनेबल किया था सोसाइटी में कि वो जेंडर, क्लास और इस तरह की जो एंटी कैपिटलिज्म है उसके बारे में इकट्ठा सोचे। यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जेंडर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बोर्जियास एंड पोर्ट्रेट्स, यानी कि कोई भी गरीब अमीर का कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए और ना ही कोई जेंडर डिफरेंस होना चाहिए। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑपरेशंस ऑन वुमेन इज विजिबल एट होम इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस एंड सोशल लाइफ ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल एंड बिजनेस रीजन। यानी कि अगर देखा जाए तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि औरत को जो है वो हर जगह पर ऑप्रेस किया जा रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर सोशल लाइफ हो। इकोनॉमिक, सोशल और बिजनेस रीजंस की वजह से औरत को जो है वो सप्रेस किया जाता है। दे बिलीव दैट वुमेन आर ओप्रेस्ड बाय कैपिटलिज्म एंड जेंडर इनइक्वालिटी। वो कहते थे कि औरतों को जो है वो कैपिटलिज्म की वजह से और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से जो है वो ऑप्रेस किया जाता है। और अगर कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगी और सोशलिज्म होगी तो औरतों को जो है ऑप्रेस नहीं किया जाएगा, यानी कि किस तरह से भी जो है वो इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, ना फिर जेंडर में ना ही कैपिटलिज्म में। यानी कि हर तरह से जो है गरीब अमीर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, जेंडर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा अगर माशरे में टोटल सोशलिज्म होगी। तो आई होप आपको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम बात करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में। रेडिकल का मतलब है रूट, और रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये एक मूवमेंट है जो कि 1960s में अपेयर हुई थी। ठीक है, पहले ये न्यूयॉर्क के अंदर और बोस्टन के अंदर थी, लेकिन बाद में यूएसए और यूरोप में भी फैल गई। ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया दैट पैट्रियार्की इज द मेन काज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन ऑफ वुमेन। अगर हम रेडिकल फेमिनिज्म को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि रेडिकल फेमिनिज्म ने मेल साइकोलॉजी और बायोलॉजी जरिए से औरत के दबाव को टारगेट किया है। रेडिकल फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग औरतें तभी अपने आप को इस सिस्टम से निकाल सकती हैं जब उनको ये फील होगा, जब वो ये कंसिडर कर लेंगी कि डोमिनेटिंग पैट्रियार्कल सिस्टम में वो रह रही हैं। ठीक है, रेडिकल फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी अल्टरनेट उन्हें नज़र नहीं आता सवाए इसके कि टोटली अपरूट किया जाए, टोटली मर्दों से ब्रेक किया जाए। ठीक है, उनको लगता है कि मर्द ही औरत के दुश्मन है। ठीक है, और मर्दों से औरतों को इक्वालिटी छीनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसके अलावा रेडिकल फेमिनिज्म सी द सोसाइटीज एज पैट्रियार्कल, जैसा कि मैंने पहले बात की कि ये समझती थी रेडिकल फेमिनिज्म के मुताबिक टोटल जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी और हर तरह से मैन जो था वो रूल कर रहा था। मैन आर रूलिंग क्लास एंड वुमेन आर द सब्जेक्ट क्लास, यानी कि औरत जो है वो सब्जेक्ट क्लास थी और मर्द जो थे उनको रूलिंग क्लास कहा जाता था। कहती थी कि औरतें जो हैं वो ना सिर्फ मर्दों के बराबर हैं बल्कि वो मोरली उनसे सुपीरियर हैं और पैट्रियार्की की जगह पे मैट्रियार्की होनी चाहिए। दे वांट टू ट्रांसफॉर्म द वुमेन लाइफ एंड द सोसाइटी थ्रू रेडिकल एक्शंस। वो रेडिकल एक्शंस के थ्रू, यानी कि वो टोटली वो कहते थे कि मर्द ना हो, यानी कि मर्दों की हुकूमत ना हो, उनको सुपीरियर ना कहा जाए, उनको डोमिनेट ना कहा जाए, यानी कि टोटली मर्दों को अलग कर दिया जाए औरतों से। दे थिंक दैट मैन टू बी एनिमीज ऑफ वुमेन एंड कंसिडर मैरिज एज अ हेजेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सप्लॉइट वुमेन। उनको लगता था कि औरतों को जो है वो टोटली मर्दों से अलग कर दिया जाना चाहिए, मर्दों को वो औरतों के दुश्मन कहा करते थे और उनको लगता था कि शादी जो है उसी शादी के कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ही औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, उनको जो है वो कमतर समझा जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो रेडिकल फेमिनिज्म ने जो है वो अपरूटिंग ही इसका बेहतरीन हल पाया। अगर हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात करें, सोशलिस्ट फेमिनिज्म इज़ अ वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल करंट दैट हैज़ कम एंड गोन, यानी कि इट हैज़ राइजन टू प्रोड्यूस अ क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ डिबेट्स इन द लेट 1960s अबाउट द रूट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ वुमेन। यानी कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म को औरत की ऑपरेशन के बारे में 1960s में जो है ये अपेयर हुई थी। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड हुई थी एंड इज़ डेवलप्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। अब हम देख सकते हैं कि जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है ये इंस्पायर हुई थी मार्क्सिज्म से, ठीक है, और ये डेवलप हुई थी लिबरल फेमिनिज्म के रिएक्शन में। सोशल फेमिनिज्म ऑपरेशन ऑफ वुमेन को मार्क्सिज्म आइडिया से कनेक्ट करती है, ठीक है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पर भी और वर्क प्लेस पर भी। सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये क्वेश्चन करते हैं कि औरतों को पे क्यों नहीं किया जाता, घर पर भी वो काम करती हैं, वर्क प्लेस पर भी वो काम करती हैं, जॉब करती हैं, तो उनको पे क्यों नहीं किया जाता।
कार्ल मार्क्स को लगा था कि क्लास ऑपरेशन के साथ साथ जेंडर ऑपरेशन भी ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ने औरत को इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस की अपलिफ्टिंग के बारे में बात की। सोशल फेमिनिस्ट जो थे वो बिलीव रखते थे कि औरतों को दो तरीके से जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट तरीके से और पैट्रियार्कल तरीके से। दे रिजेक्ट रेडिकल फेमिनिज्म आइडिया दैट पैट्रियार्की इज द ओनली सिस्टम एंड द रूट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अब यहाँ पे रेडिकल फेमिनिज्म में बात हो कि पैट्रियार्की जो है ये ओनली सिस्टम है एट द रूट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। दे आल्सो रिजेक्ट द मार्क्सिस्ट नोशन। उन्होंने मार्क्सिज्म के इस आइडिया को भी रिजेक्ट किया कि वेयर क्लास एंड क्लास स्ट्रगल आर द ओनली डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ क्लास स्ट्रगल को इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है, उसी को ही एस्पेक्ट कहा गया हिस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दे बिलीव दैट द होम इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ कंजप्शन। उन्होंने कहा कि घर जो है वो सिर्फ कंजप्शन की प्लेस नहीं है बट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। दे एग्री विद द फंडामेंटल प्रीमिसेस ऑफ बोथ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वेयर कैपिटलिज्म इज द सोर्स ऑफ वुमेन ऑपरेशन। यहाँ पर वो एग्री करते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के साथ कि कैपिटलिज्म जो है ये सोर्स है औरत के ऑपरेशन का। एंड रेडिकल फेमिनिज्म के साथ वो किस तरह से एग्री करते हैं कि वेयर पैट्रियार्की इज द सोर्स ऑफ वुमेन ऑपरेशन, कि पैट्रियार्की जो है वो सोर्स है वुमेन ऑपरेशन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेमिनिज्म है कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म को अगर हम बात करें तो इसमें औरतों की सकाफत और रवायात और तजर्बात की इंपॉर्टेंस पर फोकस किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग औरतों की सकाफत और रवायात में भी वो पावर है जो उन्हें मर्दों के बराबर बनाती है। अब कल्चरल फेमिनिज्म ने जो है मर्द और औरत के दरमियान जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश किया। कल्चरल फेमिनिज्म जो है वो रेफर करती है एक फिलोसफी को कि मर्द और औरत जो हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं, उनका देखने का व्यू जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो औरत है वो दुनिया को उस नज़र से ज़्यादा देखती है जो कि सुपीरियर है, ठीक है, और इस मामले में उन्होंने औरत को मर्द से ज़्यादा सुपीरियर कहा है। कल्चरल फेमिनिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि वुमेन जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटीज़ मौजूद हैं बजाय मैन के। वेदर द क्वालिटीज़ आर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर और कल्चर, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आर हार्मफुल टू सोसाइटी एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिंग्स बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। अगर देखा जाए तो औरतों की जो खूबियाँ हैं वो सोसाइटी के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती हैं और मर्दों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं। अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लें, लेस एग्रेशन अमंग नेशंस वुड लीड टू लेस वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लैक फेमिनिज्म का। ब्लैक फेमिनिज्म ने यूएसए में ब्लैक फैमिलीज को स्टेबल करने में और उनको फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये फोकस करती है रेसिज्म के इश्यूज़ पर जो कि मेन काज समझी जाती है ऑपरेशन की। अगर ब्लैक वुमेन को देखा जाए तो उनको ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में उनको ऑपरेस किया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन ब्लैक वुमेन जो उनको यूएसए में लाया जाता था और उनको एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। ये भी एक फॉर्म थी ऑपरेशन की। अगर हम अमेरिकन सोसाइटी में देखें तो ब्लैक वुमेन जो है उसका स्टेटस वाइट वुमेन से डिफरेंट था, ठीक है। ब्लैक अमेरिकन वुमेन जो है उनको क्रिटिकली अफेक्ट होती थी रेसिज्म से, सेक्सिज्म से, क्लासिज्म से। तमाम अफ्रीकन ब्लैक वुमेन जो है वो इस तरह की सोसाइटी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा डिवैल्यू किया जाता था, उनको बिल्कुल ऑप्रेस सप्रेस करके रखा जाता था। तो यूएसए में मूवमेंट चलाएंगी, द मूवमेंट लिबरेशन एंड ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट। जब ये 1960s और 1970s के अंदर ये मूवमेंट ग्रो कर रही थी तो इन मूवमेंट्स ने भी ब्लैक वुमेन को कुछ रिप्रेजेंट ना किया। द फॉर्मर इज फोकस्ड प्राइमरली ऑन मिडिल क्लास वाइट वुमेन, यानी कि ये जो मूवमेंट है इसने मिडिल क्लास की जो वाइट वुमेन थी उनके ऊपर फोकस किया, और जो बाद में मूवमेंट आई ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट उसने फोकस किया ब्लैक मैन पर। द ब्लैक वुमेन रिमेन एन इनविजिबल कैटेगरी एंड इवन विद इन द ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट दे वर बीइंग कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड एंड सेक्सिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट इज डेवलप्ड रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हम देखें तो जो बाद में मूवमेंट स्टार्ट हुई ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट, इसने भी ब्लैक वुमेन को कोई ख़ास जो है वो तवज्जो ना दी, यानी कि औरतों को उसी तरह से सप्रेस किया जा रहा था, इसी तरह से रेसिज्म का निशाना बनाया जा रहा था। तो इस सब के नतीजे में ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो डेवलप हुई। लिबरेशन ऑफ ब्लैक वुमेन रिक्वायर्स फ्रीडम फॉर ऑल पीपल। ब्लैक वुमेन जो थी, लिबरेशन जो थी ब्लैक वुमेन की, ये रिक्वायर करती थी फ्रीडम के तमाम लोगों के लिए आज़ादी होनी चाहिए, विच विल एंड द रेसिज्म सेक्सिज्म एंड क्लास ऑपरेशन, जो कि ख़त्म कर देगी सेक्सिज्म को और क्लास ऑपरेशन को। द मूवमेंट बिलीव्ड दैट द मोरल एंड सोशल क्लाइमेट विच परसीव्ड वुमेन एज सेकेंड क्लास सिटीजन नीडेड टू चेंज एंड वुमेन शुड बी फ्री टू डिफाइन देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी।
इस मूवमेंट का जो है ये मकसद था कि औरत को भी वही मकाम मिलना चाहिए, ठीक है, लिबरेशन ऑफ ब्लैक वुमेन में, यानी कि औरत को भी वही मकाम मिलना चाहिए जो एक मर्द को है। और वो जो है उसके अलावा औरत का जो एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे औरत को ट्रीट किया जाता है, उस सब को ख़त्म करना चाहिए। और हर इंडिविजुअल जो है, हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो खुद डिफ़ाइन करे अपने आप को सोसाइटी के अंदर। और हर इंसान का, चाहे मर्द है चाहे औरत, उसका एक अलग मकाम है और उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने आप को मनवा सकें, अपनी टैलेंट को मनवा सकें। आई होप आपको टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म अच्छे से समझ आई होंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं फेमिनिस्ट राइटर्स के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि फेमिनिज़म की जो राइटर्स थी उनके जो वर्क्स थे, ठीक है, उनमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं शार्लेट ब्रोंटे, बेस्ट नोन फॉर हर 1847 नावल जेन आयर। हम शार्लेट ब्रोंटे की डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1816 में पैदा हुई थी और 1855 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश नावलिस्ट हैं और पोइट हैं और इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जिस काम की वजह से ये जानी जाती हैं वो है जेन आयर। ये एक स्ट्रगल है अचीव करने की इक्वालिटी को और ओवरकम करने की ऑपरेशन को, यानी कि ऑपरेशन को ओवरकम करना और इक्वालिटी को अचीव करना इसका पर्पस था। और ये हम इसको एक फ़ाइट कह सकते हैं पैट्रियार्की के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारी राइटर हैं जेन ऑस्टन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है, बेस्ट नोन फॉर हर रोमांस नॉवल पर्टिकुलरली प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका सेकंड नावल था, ठीक है, जेन ऑस्टन ने इसको लिखा, जो कि पब्लिश हुआ था 1813 के अंदर। इट इज़ अ नॉवल ऑफ मैनर, यानी कि इसको नावल ऑफ मैनर भी कहा जाता है। एंड सेकंड इनका नावल था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर है मैरी वोllstonecraft, बेस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑफ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। बहुत अहम बुक इन्होंने लिखी, इस बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये सबसे पहली किताब थी जिसको फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक कहा जाता है, जो कि 18th सेंचुरी में लिखी गई। इस बुक में इन्होंने कहा कि जो भी किसी सोसाइटी में एक मर्द के राइट्स हैं वो ही राइट्स औरत के भी होने चाहिए। और एक अहम पॉइंट जो है, मैरी वोllstonecraft को फाइंडिंग मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी राइटर हैं वर्जीनिया वुल्फ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी विद नॉवेल्स लाइक मिसेस डॉलवे एंड टू द लाइट हाउस। वर्जीनिया वुल्फ जो है फेमिनिज्म के टाइम पीरियड की मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, और अपने नॉवेल्स की वजह से जानी जाती हैं, स्पेशली टू द लाइट हाउस एंड मिसेस डॉलवे। टू द लाइट हाउस जो इनका नावल है 1927 के अंदर ये नावल पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके अलावा मिसेस डॉलवे है जो कि 1925 के अंदर जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है टोनी मॉरिसन, जो कि अपने नावल बिलवर्ड की वजह से जानी जाती हैं, ठीक है, और ये एक ऐसा नावल है जो कि एक पुलिट्जर प्राइज विनिंग नावल है, ठीक है। नेक्स्ट राइटर है माया एंग्लियो, बेस्ट नोन फॉर हर ऑटोबायोग्राफिकल नावल आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स विच डिटेल हर चाइल्डहुड, ठीक है। माया एंग्लियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उनका अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल की वजह से फेमस है, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। नेक्स्ट जॉर्ज एलियट, बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल्स द मिल ऑन द फ्लॉस, आप सब ने इसको पढ़ा होगा, सिलस मैनर एंड मिडल मार्च विच डील विद द सोशल आउटसाइडर विद पॉलिटिकल सिस्टम इन स्मॉल टाउन्स। ये तो थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स और उनके वर्क्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको तमाम पॉइंट्स फेमिनिज्म के अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।